आज के वीडियो लेक्चर में मैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन होता क्या है? तो कंजर्वेशन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का टाइम के रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट होना। मीन्स जो भी फिजिकल क्वांटिटी इनिशियल पोजीशन में जो होती है, जितने अमाउंट में होती है, प्रोसेस होने के बाद फाइनल में अगर वही होगी तो वो फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन होगा। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। सपोज मान ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ बिफोर रबिंग ग्लास रॉड with the silk, the net charge on them is 0. And after rubbing the glass rod with the silk cloth, the glass rod becomes positively charged and the same amount of negative charge is received by the silk cloth. Thus, after the process of this friction, the net charge on the system, that is glass rod plus silk cloth, is 0. मीन्स ये होता है कि जैसे ही स्टार्टिंग में ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ होता है, रबिंग होने से पहले, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने से पहले इंडिविजुअल दोनों का चार्ज 0 है। ओके, जैसे ही उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, रबिंग हुआ, ग्लास रॉड और सिल्क के बीच में जैसे ही रबिंग हुआ, ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड उतने ही अमाउंट में, सेम अमाउंट में सिल्क क्लॉथ ने नेगेटिव चार्ज को रिसीव किया। इसका मतलब ये सिस्टम जो होगी ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, तो प्रोसेस होने के बाद उन दोनों का जो नेट चार्ज है, रिजल्टेंट चार्ज है, वो 0 हो गया। तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम में द इनिशियल चार्ज in this isolated system is 0. A highly energetic photon enters in this isolated system. A photon is a chargeless particle. As the photon enters through a box, it produces electron and positron pair. After this pair production, in the isolated system, the net charge is 0 because the charge on the electron and positron are equal and opposite type. The initial charge of the system was 0 and this event also charge is 0. तो यहाँ पे हो गया चार्ज का कंजर्वेशन। मीन्स यहाँ पे एक बॉक्स लिया है। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आइसोलेटेड सिस्टम है। एक फोटोन को एंटर किया। सपोज एक फोटोन ये आइसोलेटेड सिस्टम में एंटर होता है। अब फोटोन जो होता है वो चार्जलेस होता है, दैट इज चार्ज 0 है फोटोन के पास। तो ये इनिशियल कंडीशन में फोटोन का चार्ज हो गया 0। जैसे ही फोटोन ये बॉक्स में एंटर होगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम में एंटर होगा, एग्जैक्टली उसी टाइम पे इसने किया पेयर प्रोडक्शन। वो पेयर प्रोडक्शन करके इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर, ये दोनों पेयर प्रोड्यूस होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब आपको ये बता दें, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वो अपोजिट है। अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट चार्ज फाइंड आउट करोगे तो वो चार्ज हो जाएगा 0। मीन्स बिफोर प्रोसेस चार्ज 0, आफ्टर प्रोसेस चार्ज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन। In short, in the electrically isolated system, only those processes are possible in which charges of equal magnitude and opposite type are either produced or destroyed. Statement of law of conservation of charge is the algebraic sum of electric charges in an electrically isolated system always remains constant, irrespective of any process taking place. Let's start the next theory, Coulomb's law. French scientist Charles Coulomb measured the electrical attraction and repulsion between two electric charges.
through a number of experiments and deduce this law, and which is known as a Coulomb's law. The statement of this law is the electric force or Coulombian force between two stationary point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Suppose first and second point, first point having charge q1 and second point having charge q2. Now the distance between two points is according to the Coulomb's law, Coulombian force is directly proportional to their charges and inversely proportional to the square of distance between them. So Coulombian force F of E is directly proportional to their charges, means Q1, Q2, the product of their charges, and inversely proportional to the square of distance between them, means F of E is proportional to Q1, Q2 and 1 upon R square. अब ये दोनों इक्वेशन को मर्ज करके इक्वेशन हो जाएगी F of E, that is Coulombian force is proportional to Q1, Q2 upon R square. ये हो गया आपका Coulomb's law का मैथमेटिकल स्टेप. बट यहाँ पे प्रपोजनल है. अब प्रपोजनल को हम रिमूव करके यूज करेंगे प्रपोजनलिटी कांस्टेंट. F of E is equal to प्रपोजनलिटी कांस्टेंट यूज किया K Q1 Q2 upon R square. So K is a, ये जो K यूज किया है वो प्रपोजनलिटी कांस्टेंट है, मीन्स हो गया Coulomb's कांस्टेंट. K is a Coulomb's constant and its value depend on the unit of Q1, Q2 and R. The experimental value of K in vacuum in SI unit is K equal to 8.9875 10 raised to 9 SI unit of K. So K equals to F of E into R square upon Q1 Q2. सपोज मान ले ये जो चार्जेस है वो इक्वल है, दैट इज Q1 Q2 इक्वल्स टू Q. सो F of E R square upon Q square. अब यूनिट बनानी है तो हम यूनिट के लिए K की यूनिट के लिए सब फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, बट हियर स्क्वायर सो वी यूज स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड हियर स्क्वायर सो वी यूज स्क्वायर. यूनिट ऑफ K इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट. ये डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K, न्यूटन. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. अब फोर्स की जो फॉर्मूला होती है तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास की डायमेंशनल फॉर्मूला n1, एक्सेलरेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, सो L1 t minus 2. मीटर is unit of distance, so L2 is here, so we have to write 2 divided by Coulomb is the unit of electric charge and the equation of electric charge is Q equal to IT. I is a electric current and T is a time. I is a electric current and T is a time. Both are a fundamental physical quantity. So A T, but here square, so we use A square T square is equal to N1 as it is, L1 plus L2 is L3, T minus 2, so A T plus 2, A minus 2 is equal to N1 L3 T minus plus T minus 4, A minus 2. ये आपकी हो गई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये डायमेंशनल फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट बोर्ड, MCQs में इम्पॉर्टेंट है. ओके,
m1 l3 t minus 4 e minus 2 is the dimensional formula of Coulomb's constant. For the simplification of formula in electrostatic, Coulomb's constant K is expressed as K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. ये K की इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक में K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम. एप्सिलॉन नॉट वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब एप्सिलॉन नॉट की इक्वेशन होगी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट करो 1 अपॉन 4 पाई k. नाउ वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सो वी यूज एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इज 3.14, सो 3.14 इनटू k की वैल्यू 8.9875 10 रेज़ टू प्लस 9, उसको राउंड ऑफ कर दो तो k इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 9. ये सॉल्यूशन करोगे तो आंसर होगा 8.854 10 रेज़ टू माइनस 12. दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. यूनिट फाइंड आउट करते हैं. तो यूनिट ध्यान से देखो इक्वेशन को. एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो होगी रेसिप्रोकल ऑफ के, दैट इज के की अभी हम लोगों ने यूनिट फाइंड आउट की है तो आपको सिर्फ उसको इन्वर्स कर देना है. ठीक है, तो आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कर सकते हैं. तो वो आपको कमेंट करके बतानी है यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट. और याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हमने यूज किए थे, ये दोनों पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट है. स्टेशनरी, तो ये जो कूलम्स लॉ वो सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट के लिए ही एप्लीकेबल है. अब उसकी फॉर्मूला हम लोगों ने दी थी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. फिर के की इक्वेशन हमने यूज की थी के इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो वो इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्बियन फोर्स इन फ्री स्पेस. बट अगर आपके जो पॉइंट चार्जेस है वो फ्री स्पेस में नहीं है, कोई दूसरे इंसुलेटिंग मीडियम में है, जब वो दूसरे इंसुलेटिंग मीडियम में होता है तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करोगे, तब हम यूज करेंगे एप्सिलॉन. सो आपकी मीडियम के लिए इक्वेशन हो गई एफ ऑफ एम मीन्स एनी मीडियम नॉट फ्री स्पेस. एफ ऑफ एम इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को निकाल देंगे बिकॉज वो फ्री स्पेस के लिए है. अब हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं मीडियम के लिए. सो एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज एज इट इज. ठीक है, ये हो गया आपका एफ ऑफ एम एनी मीडियम. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. Now we take the ratio of equation 1 and 2. So f of t upon f of n, तो 4 पाई कट होगा, ये पूरी टर्म आपकी कट हो जाएगी. सिर्फ रिमेनिंग टर्म इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Here to एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन ऑफ r. ये हो गई एप्सिलॉन r मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी. दिस इज अ relative permittivity मीन्स आप एप्सिलॉन आर से भी इंडिकेट कर सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी को. और कैपिटल के ये कैपिटल के है और यहाँ पे जो यूज किया था वो स्मॉल के है. स्मॉल के इज अ कूलम्स कांस्टेंट एंड कैपिटल के इज अ स्टैंड फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. So epsilon upon k equal to epsilon naught. Epsilon naught is a permittivity of free space. Epsilon is a permittivity of any medium. K is a dielectric
सो आप यूज कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो kth पार्ट दैट इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम के kth पार्ट में है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट relation. Remember points in a Coulomb's law. Coulomb's law only applicable for the point charges and charge object whose size are much smaller than the distance between them. Coulomb's law resembles inverse square law of gravitation. The charge Q plays the same role in Coulomb's law that the mass M plays in a gravitational law. The gravitational forces are always attractive, whereas electrostatic force, that is Coulomb force, can be repulsive or attractive because electric charges are of two types.